अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान तलहा आलमगीर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं और मेरे को होस्ट मोहसिन मेहदी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज एक नया पेंडोरा बॉक्स क्योंकि खबरें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। शाहिद खान अफरीदी ने कुछ उस कबल एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी चीज़ें कुछ वायरल हो रही हैं। एक नया पेंडोरा बॉक्स सामने आया कि शाहिद अफरीदी ने ये बोला कि मिसबाह हक जिम्मेदार थे जो 2011 में वर्ल्ड कप मोहाली सेमीफाइनल जो कि भारत से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिम्मेदार थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इस बात की तरदीद भी कर दी कि वो डायरेक्टली मिसबाह हक के बारे में नहीं कह रहे थे, लेकिन क्योंकि तमाम बैट्समैन उसमें स्लो रन रेट में इन्वॉल्व थे तो शायद उन्होंने तमाम बैट्समैन के बाद बोली। जिस पर ज़रा कुछ बात करेंगे। साथ साथ नेशनल T20 कप उसका कल से आगाज़ होने जा रहा है और एक और अफसोसनाक खबर यह आई थी कि मोहम्मद इरफान जूनियर जो कि डोमेस्टिक खेल रहे थे और उनको फर्स्ट 11 में जगह नहीं मिली, उन्होंने भी पाकिस्तान से वो रुखसत हो गए और एक बैनुल अक़वामी क्लब के साथ उन्होंने मुआहदा कर लिया। इस पर कुछ बातचीत करेंगे मोहसिन, और मज़ीद भी खबरें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल तलहा, मज़ीद खबरें भी आ रही हैं। शाहिद खान आफरीदी की आपने बात की, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सारा दिन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करता रहा, लेकिन खबरों ये इन पर तो बात करते रहेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच हारने का जिम्मेदार मिसबाह हक को करार दे दिया। शाहिद अफरीदी का कहना था कि भारत को शिकस्त देने का अच्छा मौका था, मगर मिसबाह हक की स्लो बैटिंग के बाद जाया हो गया। पाकिस्तान के दौरा न्यूजीलैंड का शेड्यूल जारी। कौमी टीम दिसंबर और जनवरी में न्यूजीलैंड में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। नेशनल T20 कप की ट्रॉफी की रोनुमाई के साथ कमेंट्री पैनल का भी ऐलान। वसीम अकरम, रमीज राजा, अजहर अली, सनामीर और बाजिद खान कमेंट्री पैनल में शामिल। नेशनल T20 कप के रंगारंग खेल का आगाज कल से मुल्तान में होगा। नेशनल T20 कप में शामिल न होने वाले मोहम्मद इरफान जूनियर ने सिडनी की वेस्टर्न सुबर्ब क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया। नौजवान फास्ट बॉलर का कहना था कि मेरी फर्स्ट 11 में जगह बनती थी, सिलेक्टर्स ने मनमानी करके अपने लड़कों को शामिल किया। साबिक कप्तान शकील अब्बासी और वकास अकबर की हॉकी फेडरेशन पर कड़ी तनकीद। गैर मुल्की हॉकी लीग के लिए NOC न देने पर दोनों खिलाड़ी चिराग पा हो गए। सिंध गेम्स के मामले पर हुकूमत और सिंध गेम्स एसोसिएशन में ठन गई। सिंध गेम्स कोई और नहीं, सिंध हुकूमत कराएगी, महकमा खेल। सऊदी अरब पहली बार लेडीज गोल्फ मुकाबलों की मेजबानी करेगा। नवंबर में पैर दर पे 2 इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। और प्रीमियर लीग के दिफाई चैंपियन की फतोहात का सिलसिला जारी। लिवरपूल ने आर्सेनल को 3-1 गोल से पछाड़ दिया। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज देखी और तमामी खबरों को हमने आज भी अपनी टॉप स्टोरीज में शामिल किया। बड़ी खबरें, जिस तरह तला ने आगाज़ में कहा ये बात कि बड़ी खबरें आज हैं, तो बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोबा सहाफ़त का एक बड़ा नाम। दुनिया भर में ये जाते हैं, वर्ल्ड कप भी कवर किया और 2011 की अगर जैसे हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे, वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे। 2011 मोहाली सेमीफाइनल में मौजूद थे। हमारे उस्ताद हैं, शफकत का हाथ रखते हैं फील्ड में। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल माजिद भट्टी साहब की। भट्टी साहब, आपको वेलकम करूंगा शो में। बहुत शुक्रिया मोहसिन और तला भी ये मेरे साथ भट्टी साहब स्टूडियो में मौजूद है। शाहिद खान आफरीदी की खबरें हमने देखा कि सामने आई, लेकिन फिर उन्होंने डिनाई भी किया इन खबरों को, लेकिन फिर वही बातें रिकॉल हुई कि मिसबाह हक की वजह से, क्योंकि अवाम और फैंस तो ये बात कर ही रहे थे उन दिनों के ये मैच मिसबाह हक की स्लो बैटिंग की वजह से हारे। अब शाहिद खान आफरीदी का एक बार फिर ये सब सामने आया, तो उधर आप वहाँ मौजूद भी थे, बताएगा कभी, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी से आप काफ़ी करीब भी हैं आज तक, तो कभी कहीं आफरीदी ने आपसे ये जिक्र किया हो? देखिए, मैंने भी जब आज ये सुना तो मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई, क्योंकि ना उस सेमीफाइनल हारने के बाद किसी ने डायरेक्ट मिसबाह हक का नाम लिया। हाँ, एक बात जरूर है कि मिसबाह हक को जो टुक टुक का खिताब मिला वो इनिंग्स थी जिसकी वजह से मिसबाह हक को मिस्टर टुक टुक का खिताब मिला पाकिस्तानी मीडिया में। सही। जहां तक इस सेमीफाइनल मैच की आप बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त थे यूसुफ रज़ा गिलानी। वो खास तौर पर पूरा जहाज इस्लामाबाद से चंडीगढ़ पहुंचा। चंडीगढ़ चूंकि एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ और मोहाली ऐसे हैं जिस तरह हमारे मुल्क में इस्लामाबाद और पिंडी। तो मोहाली में प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी पूरी काबीना के साथ और कुछ MPA MNAs थे, उनके साथ वो मैच देखने आए। लेकिन मेरे ख्याल में जिस टर्निंग पॉइंट का बार बार जिक्र हुआ, अगर आप दोनों भी तला और मोहसिन रिकॉल करें अपनी मेमोरीज को,
सचिन तेंदुलकर सईद अजमल की गेंद पर आउट थे। इंग्लैंड की जी इंग्लैंड के सईद अजमल बार-बार ये बात बोलते भी रहे हैं कि उन्हीं की वजह से हम वो मोहाली पिछले दिनों इयन गोल्ड ने भी गालिबन अपनी किताब में लिखा या किसी इंटरव्यू में इस चीज का इजहार किया। मेरा ख्याल वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। नो डाउट जितना स्कोर था और जो कंडीशन थी, पाकिस्तान को वो मैच जीतना चाहिए था। पाकिस्तान ने बहुत बुरी बैटिंग की, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर शुरू में आउट हो जाते तो शायद इतनी खराब सूरत हाल नहीं होती। लेकिन शाहिद आफरीदी की आप किताब पढ़ लें, साल डेढ़ पहले वो किताब मार्केट में आई है। उस किताब में भी इस तरह डायरेक्ट उन्होंने मिसबाह उल हक का तस्करा नहीं किया। अच्छा, रिसेंट सिनेरियो में मिसबाह उल हक इसलिए शहर सुर्खियों में आ गए कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच है, चीफ सिलेक्टर है, पाकिस्तान टीम हार रही है और ये लोग कह रहे हैं कि जी वो डिफेंसिव माइंडसेट के आदमी। अगर मिसबाह उल हक का इस वक्त जिक्र करने का मकसद शायद आफरीदी रवानी में बोल गए, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि मैंने गलत शॉट खेल लिया। तो मेरे ख्याल में खेल में होता रहता है, कोई नहीं चाहता कि जानबूझ के खराब खेले या जानबूझकर उसकी वजह से पाकिस्तान हार जाए। और खास तौर पर इंडिया के खिलाफ उस मैच में अगर कहीं मिसबाह उल हक हीरो बन जाते तो आज तो तारीख बार बार मिसबाह उल हक का जिक्र कर रही होती। तो मेरे ख्याल में शाहिद आफरीदी को इस मौके पर ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जो आपका सवाल था, मैंने भी आज पहली बार शाहिद आफरीदी के मुंह से ये मिसबाह उल हक का डायरेक्ट नाम सुना। हाँ, वो इन गोल्ड के उस फैसले का जिक्र करते रहे और पाकिस्तान की खराब बैटिंग का जिक्र करते रहे, लेकिन स्पेसिफिकली एक आदमी को इल्जाम देना ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती है। यानी आप भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स थे, यानी एक आदमी तो स्लो रन रेट से नहीं खेल रहा था, तमाम बैटिंग लाइनें भी नाकाम हुई थी, और साथ साथ जो सचिन तेंदुलकर के आउट से मुतालिक आप कह रहे हैं, तो यानी एलिमेंट्स तो बहुत सारे थे उस हार के अंदर। देखिए तला, अगर किसी भी मैच को आप दोबारा रिकॉल करें, क्योंकि 50 ओवर का मैच था, दोनों टीमों ने जब 50-50 ओवर बैटिंग की तो 100 ओवर बन गए। 100 ओवर में कई नशेबो फराज मैच में आते हैं। इस नशेबो फराज में अब चूंकि 9 साल पुरानी बात है, अब अगर आप पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करें तो यकीनी तौर पर मुझे तो सचिन तेंदुलकर का जो डिसीजन है, अगर कहीं अंपायर तेंदुलकर को उस वक्त एलबीडब्ल्यू आउट दे देते तो शायद भारत की टीम इतना बड़ा स्कोर ना कर सकती। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए जो टारगेट भी भारत ने पाकिस्तान को दिया था, मेरे ख्याल में वो टारगेट चेज होना चाहिए था। लेकिन बस देखें, भारत की किस्मत में लिखा हुआ था कि वो वर्ल्ड कप भारत ने जीतना है। मुझे याद है मोहाली की वो रात जब हम जा रहे थे, अब लोगों को नहीं पता था कि हम कौन है। इंडिया और पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी लगते नहीं है कि हम इंडियन हैं या पाकिस्तानी है, लेकिन वहाँ जो सेलिब्रेशन हमने देखी तो दिल में एक थोड़ा सा अफसोस भी आ गया अगर आज हमारी टीम जीत जाती। फिर जो वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल हुआ, वहाँ भी एक मरहले पर ऐसे लग रहा था, जब 3 या 4 बैट्समैन इंडिया के आउट हुए, लग रहा था कि श्रीलंका फाइनल जीत जाएगा। लेकिन फिर धोनी के हिरक्स आ गए और धोनी ने इंडिया को मैच जितवा दिया। लेकिन जिस तरह मैंने उस रात फिर बॉम्बे में भी सेलिब्रेशन देखा, तो सारी रात मेरा ख्याल में आधे से ज्यादा बॉम्बे जो था वो सड़कों पे था। लेकिन बहरहाल हमारा जो सफर था वो मोहाली में खत्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान को वो सेमीफाइनल मेरे हिसाब से जीतना चाहिए था। ठीक है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का वो सेमीफाइनल जीतना चाहिए था। शाहिद खान आफरीदी का बयान आया, और फिर पाकिस्तान में ये होता है कि जब किसी का बयान आता है तो उस पर लोग तज्जिया और तबसरा भी करते हैं। तो बाज़ लोगों का ये कहना है कि शाहिद खान आफरीदी ये बात बहुत देर से कर रहे हैं, ये इनको बहुत पहले ये बात कर देनी चाहिए थी कि हम अगर हारे तो मिसबाह उल हक की वजह से हारे। साथ साथ उस वर्ल्ड कप की अगर बात करें, माजी की बात करें 2011 वर्ल्ड कप की, तो वहाँ शुएब अख्तर वाला मामला भी हुआ कि वकार यूनिस से कुछ उनके मामलात ख़राब हुए तो इस मैच से उनको बाहर कर दिया गया। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और फिर ये भी कहा जाता है कि जुनैद खान को किसके कहने पर वहां पे बुलाया गया? देखें, जुनैद खान तो मेरा ख्याल में, अब मुझे एग्जैक्ट भूल गया कि जुनैद खान किस वजह से आए, लेकिन जुनैद खान पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। लेकिन इस सेमी वर्ल्ड कप में जो सबसे इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ पाकिस्तान टीम के साथ, वो शुएब अख्तर का वाकया हुआ।
जी। कामरान अकमल, मुझे याद है पाला किले में मैच था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, तो शोएब अख्तर बॉलिंग करा रहे थे, हम जहां कमेंट्री बॉक्स और मीडिया बॉक्स था उसके जी। फार एंड पर शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे। सही। कामरान अकमल ने 3 गेंदों पर 2 कैच छोड़ दिए रॉस टेलर के। रॉस टेलर ने उस मैच में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 146 रन बनाए। बिल्कुल। अच्छा, जब वो शोएब अख्तर का ओवर खत्म हुआ तो ड्रिंक्स ब्रेक हो गया और टेलीविजन जो था वो भी ऑफ एयर हो गया और जाहिर है वहां कमर्शियल चलना शुरू हो गए। इस दौरान शोएब अख्तर और कामरान अकमल के दरमियान आर्गुमेंट हुआ कि शोएब अख्तर ने कहा कि तुमने मेरी 3 गेंदों पर 2 कैच ड्रॉप कर दिए। शोएब अख्तर ने गुस्से में आकर कामरान अकमल को लात मार दी। ओहो। अच्छा, उमर अकमल भी वो मैच खेल रहे थे। सही। उमर अकमल अपने भाई के रेस्क्यू के लिए आए। अच्छा, उस वक्त टेलीविजन कैमरे चूंकि रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन टेलीविजन ऑन एयर नहीं था, ब्रेक चल रहा था। तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब खेल शुरू हुआ, उसके बाद जाहिर है शोएब अख्तर ने जज्बात में आके और वेवर्ड बॉलिंग की और रॉस टेलर ने बेदर्दी से पाकिस्तानी बॉलरों की धुनाई की और पाकिस्तान वो मैच हार गया। इस मैच के बाद पाकिस्तान टीम अब पहुंची कोलंबो। कोलंबो में मुझे याद है पाकिस्तान हाई कमीशन ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले वहां पर एक डिनर अरेंज किया। अच्छा, मेरे उस जमाने में शोएब अख्तर से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, तो मैं शोएब अख्तर से मेरे टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त थे, मैं देख रहा था कि वो शोएब अख्तर के साथ खूब बातचीत कर रहे हैं और मेरी जो पुश थी उस तरफ थी जहां ये लोग खड़े हुए बात कर रहे थे। तो मैंने सुना कि शोएब अख्तर कह रहे थे कि यार मैंने ना रिटायरमेंट का फैसला ले लिया है और कल मैं कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता अपनी रिटायरमेंट का बड़ी खबर दे रहे हैं आप ये। जी, मैं खामोशी से उस होटल से निकला। मेरा होटल भी मेरे ख्याल में वॉकिंग डिस्टेंस था, 5-7 मिनट की वॉक थी। मैंने जाके वहां से खबर फाइल की अपने अखबार के लिए और मैंने उसमें लिखा कि शोएब अख्तर जो है आज रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, और वही हुआ। अगले दिन बाज़ाब्ता शोएब अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिटायरमेंट अनाउंस की, लेकिन शोएब अख्तर ने उस वक्त पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे इंतखाब आलम, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। वकार यूनुस चूंकि पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से मामला काफी टेंस चल रहे थे, तो वो जो मैच था न्यूजीलैंड वाला, वो शोएब अख्तर के कैरियर का आखिरी मैच साबित हुआ। करियर का आखिरी मैच साबित हुआ। अच्छा, इसी इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी ने एक और बात कही थी भट्टी साहब, वो ये थी कि अगर मोदी सरकार, जब तक मोदी सरकार भारत में मौजूद है तो पाक भारत सीरीज के कोई इम्कानात नहीं है। आपने तो 99 के दौर भी देखे हैं, मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में, दौरे हुकूमत में आपने देखा है कि सीरीज तो होती रही है। तो क्या ऐसा है कि अगर मोदी हुकूमत भारत में रहती है और अगली बार भी इलेक्शन में वो कामयाब होते हैं तो पाक भारत सीरीज सिर्फ मतलब वर्ल्ड कप तक ये मैचेस महदूद रह जाएंगे और सीरीज बाकायदा बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकेगी? अच्छा तला, 2004 में भी बीजेपी की हुकूमत थी इंडिया में जी, और इसी तरह मामला टेंस चल रहे थे। अचानक परवेज मुशर्रफ साहब जो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने शहरियार खान को पीसीबी चेयरमैन बनाया और उनको टास्क दिया। और मुझे आज भी याद है कि चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान इंडिया सीरीज जो है वो अरेंज हो गई। 2004 में भारतीय टीम पाकिस्तान आई, पहले उन्होंने 5 वनडे खेले और नेशनल स्टेडियम कराची में पहला वनडे खेला गया। उसके बाद 3 टेस्ट मैच खेले और टेस्ट सीरीज के बाद फिर 2005 में पाकिस्तान टीम ने इंडिया का जवाबी दौरा किया। बिल्कुल। और भट्टी साहब, क्रिकेट एज अ डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे हालात में। और देखिए, पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट जो है वो ब्रिज का रोल प्ले करती रही है। 79 में भी अचानक दोनों मुल्कों के जो मुनक़ता ताल्लुकात थे वो बहाल हो गए। इसी तरह 2004 में ताल्लुकात बहाल हुए। और मुझे इत्तफाक है कि मैं 2007 में जब पाकिस्तान टीम आखिरी बार टेस्ट सीरीज खेलने इंडिया गई, उस टूर में भी था, और 2011 की जिस टूर की आप बात कर रहे हैं, मैं 2011 में भी इंडिया में था। आखिरी बार जो 2016 में आईसीसी वर्ल्ड T20 हुआ जो वेस्ट इंडीज ने कलकत्ता में जीता, वहां भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। तो मैं उस टूर्नामेंट में भी था और मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त ऑपोजिशन में थे
वो खास तौर पर पाकिस्तान इंडिया मैच देखने के लिए आए। और अगर आपको याद हो कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश में थी कि इमरान खान के साथ उमर अकमल मिल रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं कि मुझे टीम मैनेजमेंट ऊपर नहीं भेज रही। तो मुझे पिछले काफी दौरों में इंडिया जाने का मौका मिला, लेकिन तला और मोहसिन, मैं बिल्कुल दयानतदारी से आपसे ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप भी इंडिया चले जाए ना जी, वहाँ ठीक है हुकूमतों के दरमियान टेंशन है, लेकिन वहाँ ये महसूस नहीं होता। या तो उनको हमारा कल्चर ऐसा है कि उनको हमें पता ही नहीं चलता कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ, 2011 में थोड़ा सा बॉम्बे में मुझे महसूस हुआ, क्योंकि वो जो बॉम्बे का दहशतगर्दी का वाकया था वो हो चुका था। तो बॉम्बे में मेरे होटल में भी जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग आ गए, कोई आधा घंटा 45 मिनट तक सवाल जवाब करते रहे। फिर बॉम्बे में भी हमने देखा कि एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हम ये बातें तो करते रहेंगे माजी की, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस दिलचस्प गुफ्तगू को, डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स से तलहा आलमगीर और भट्टी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। और भट्टी साहब, जिस तरह माजी की हम बात कर रहे थे, शाहिद खान आफरीदी ने आज एक और बयान दिया कि बॉब वुलमर जो कोच रहे हैं 2007 में पाकिस्तान की टीम के साथ वर्ल्ड कप के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि वो इसलिए कामयाब थे कि सियासत में इन्वॉल्व नहीं थे। आप इस पर क्या कहेंगे कि भरपूर सियासत होती है पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, सियासत तो हर दौर में होती है, लेकिन मोहसिन दो एलिमेंट्स थे जी। एक तो इंजमामुल हक उस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, और इंजमाम समझ ले कि एक तरह से डिक्टेटर किस्म के शख्स से वो बहुत ज्यादा अपने मामलात में इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। फिर बॉब वुलमर जो थे, बेसिकली जितने भी पाकिस्तान के फॉरेन कोचेज आए ना, बॉब वुलमर के अलावा उसमें जेफ लॉसन थे, रिचर्ड पाइबर्स थे, अभी मिकी आर्थर आए और डेव वॉटमोर रहे। तो मेरे ख्याल में बॉब वुलमर इंतहाई शरीफ और नफीस इंसान थे, अपने काम से काम रखते थे, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन इंजमाम का ये था कि जिस तरह मीडिया के जो लड़ाई झगड़े के मामला थे वो इंजमाम खुद अपने कंट्रोल में रखते थे। फिर शायद ये वो टाइम था कि जब पाकिस्तान में मीडिया इतना ज्यादा वाइब्रेंट नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी स्टार्ट था। आज शायद अगर इंजमाम होते और बॉब वुलमर होते तो मीडिया जितनी तेजी से मामलात को लेके चलता है तो शायद इनके लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त मीडिया इतना ज्यादा नहीं था। मुझे याद है 2005 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई तो एक साहब ने कोई मैच फिक्सिंग के हवाले से इंजमाम से सवाल कर दिया, तो इंजमाम ने उन सहाफी को कहा शट अप का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया और बाइकआउट हो गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उस पूरे मैच में इंजमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, क्योंकि मीडिया ने कहा था अगर पाकिस्तान के कप्तान आएंगे तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं करेंगे। लेकिन मैच के आखिरी दिन मुझे याद है हारून रशीद पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, वो इंजमाम के बिहाफ पर आए, मीडिया से अंडरहैंड तो सारे मामला तय पा गए थे, हारून रशीद ने माफी मांगी और मामला रफा दफा हो गया। तो बेसिकली उस जमाने में मीडिया इतना ज्यादा नहीं था। फिर आजकल देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीजें गर्दिश में होती हैं जिसका आम आदमी बाल दफा तस्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ें भी गर्दिश में है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। भट्टी साहब के विराट कोहली जैसे प्लेयर पर भी तनकीद हो सकती है। आईपीएल से मुतालिक भी शाहिद अफरीदी ने एक बात की है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन विराट कोहली की न्यूजीलैंड के जब दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम मौजूद थी तब भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इतनी अच्छी खासी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। गालिबन 150 उन्होंने की थी पूरे दौरे पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 आईपीएल के मैचेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खेल चुके हैं और 3 मैचेस में सिर्फ 23 रन हैं विराट कोहली
कोहली की तो परफॉर्म वो नहीं कर पा रहे। तो हम तो मिसालें देते थे जब कोई पाकिस्तानी प्लेयर या कोई इंटरनेशनल प्लेयर परफॉर्म नहीं करता था, या विराट कोहली को देखें आप कि जब वो 50 भी करते हैं तो हम कहते हैं कम रन हैं। तो अब विराट कोहली को किसकी एग्जाम्पल दी जाएगी, क्योंकि तनकीद तो इंडियन लेजेंड्स भी कर रहे हैं उनके ऊपर। तला आज ही न्यूजीलैंड की सीरीज का शेड्यूल अनाउंस हुआ है। आप पाकिस्तान टीम की फिक्र करें कि जब पाकिस्तान की टीम दिसंबर में जाएगी तो हमारी टीम के साथ क्या होगा। दरअसल न्यूजीलैंड की कंडीशन दुनिया की मुश्किल तरीन कंडीशंस हैं, लेकिन बहरहाल विराट कोहली का दुनिया में एक नाम है। लेकिन आपको याद है पिछले दिनों सुनील गावस्कर और अनुष्का शर्मा के दरमियान जो एक सोशल मीडिया पे झड़प हुई थी, उसका रीजन भी बाद में यही अनुष्का ने बताया कि पिछले 6 महीने से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। और वाकई ये बात सही है कि 6 महीने के दौरान आप देखें कि दोनों मियाँ बीवी कभी यूरोप में घूम रहे हैं, कभी अमेरिका में घूम रहे हैं, तो उन्होंने सैरो तफरी में काफी टाइम जाया किया, जिसकी वजह से विराट कोहली का फोकस जो है वो क्रिकेट से हटा। लेकिन विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, मेरा ख्याल में लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है। अगर विराट कोहली इस टूर्नामेंट में नहीं चले तो फिर मेरे ख्याल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है पहले ही स्ट्रगल कर रही है, उसकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। ठीक है, आपने शेड्यूल की बात की, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ होगी उसके शेड्यूल तो अनाउंस हो गया। कल से हमारा नेशनल T20 कप का भी आगाज़ हो रहा है और पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम सोशल मीडिया पर सरगर्मियां भी देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो मैयार सोशल मीडिया पर है ग्राउंड में भी इस टूर्नामेंट का वही मैयार हो। आज कमेंट्री पैनल भी अनाउंस हुआ तो कुछ लोगों ने ये बात भी कही कि फ्रेंडशिप अपनाई गई यहाँ भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको और मज़ीद रखना चाहिए था। यासिर हमीद का नाम सामने आ रहा था कि वो कमेंट्री करना चाह रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरी नज़र में अजहर अली को कप्तान था पाकिस्तान की टेस्ट टीम का, उसको आप क्यों कमेंट्री करवा रहे हैं? फिर मरीना इकबाल हमारी नेशनल सिलेक्टर हैं, मरीना इकबाल को भी कमेंट्री नहीं करनी चाहिए। वसीम अकरम क्रिकेट कमेटी के रुकन है। दरअसल इस करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर आप देख लें तो ये तनाज़ात से निकल नहीं पा रहा है। एक के बाद एक वो सड़क पे पड़े हुए बम को लात मारते हैं और वो बम फट जाता है और खुद उसकी जद में आ जाते हैं। अब ये जो हुई है, देखिए इसमें बहुत सारे सवालात थे, लेकिन इत्तेफाक से क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज के जरिए कुछ चीजों को क्लैरिफाई किया। लेकिन बहुत सारी मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात हैं। एक आध सवाल मैंने पूछने की भी कोशिश की, लेकिन वो सवाल मुझे समझ में नहीं आया। ये 357 मिलियन रुपए की सिर्फ प्रोडक्शन की डील हुई है, तो $200 मिलियन अगर आप 3 साल के आई मीडिया से ले रहे हैं, 357 मिलियन रुपए आपने इस प्रोडक्शन डील में खर्च कर दिए, तो बहुत सारे इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गवर्नेंस का बड़ा सीरियस किस्म का इश्यूज है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यकीनी तौर पर ट्रांसपेरेंसी होगी, भट्टी साहब लेकिन जैसे मोहसिन फरमा रहे हैं कि कितना बड़ा बजट था, आप भी कह रहे हैं, और मोहसिन फरमा रहे हैं कि यासिर हमीद का नाम आ रहा था, फिर ताहिर खान साहब का नाम आ रहा था, सामने के कमेंट्री पैनल में होंगे। लेकिन एक और चीज़ भी बड़ी अनोखी है कि इस बार भी उर्दू कमेंट्री है, और आपको याद होगा कि PSL में जब उर्दू कमेंट्री हो रही थी तो काफ़ी ब्लंडर्स, मैं कहूँगा तो गलत ना होगा, क्योंकि मीम्स की शक्ल में फिर सोशल मीडिया पर बहुत इस्तेमाल किया गया था उस कमेंट्री को। तो अगर इस तरह के ब्लंडर्स ज़ाहिर आ जाते हैं सामने, तो क्या फैसला दुरुस्त है कि आप उर्दू कमेंट्री भी साथ साथ करें? देखिए, अब हमारा एक कल्चर है कि हमारे जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं उसमें उर्दू कमेंट्री की जाती है। अब इंडिया ने एक नया ट्रेंड सेट किया था अपने मुख्तलिफ इंटरनेशनल मैचेस में भी कि एक फ्रीक्वेंसी इंग्लिश की चल रही होती थी, एक हिंदी की चल रही थी, तो हमने इंडिया को भी कॉपी करने की कोशिश की। मसला देखें, कमेंट्री कुछ भी हो जाए, प्रोडक्शन आपने इतने लंबे चौड़े दावे कर दिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना यह है कि कल जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है उसमें क्या क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड होगा जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार बात करता है। क्योंकि कल मैं नेशनल स्टेडियम में नदीम खान और जुनैद जिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। देखिए, बहुत सारे सवालात हमारे दोस्तों ने
कुछ तल्ख सवाल पूछे, कुछ चुभते हुए सवाल पूछे, लेकिन जवाबात इतने अच्छे नहीं आए जितने अच्छे जवाबात हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तवक्को थी। तो अब ये क्रिकेट बोर्ड ने जो हाइप बनाई है इस टूर्नामेंट की, अल्लाह करे कि हम गलत साबित हो, ये टूर्नामेंट अच्छे अंदाज में खत्म हो। मुझे तो खुशी होगी कि अगर 2-3 नए लड़के इस टूर्नामेंट से मिल जाएं, फिर जिम्बाब्वे की सीरीज उसके फौरन बाद है, जिम्बाब्वे की सीरीज में उन लड़कों को मौका दें। तो देखें, जितनी अच्छी हाइप बनाई है, अगर टूर्नामेंट का इख्तिताम भी उतना ही अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा ख्याल में अभी तक ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि ये टूर्नामेंट का जिस तरह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है, तशहीर कर रहा है, उसी तरह इस टूर्नामेंट में बहुत सारे प्लेयर ऐसे निकलेंगे जो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, या जो जिम्बाब्वे दौरा कर रही है पाकिस्तान का उसमें वो खेलेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाईजान, ताला भाई को सलाम, और मेरे आज फेवरेट गेस्ट आए हैं भट्टी साहब को सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल करना चाहेंगे भट्टी साहब से? सर, सवाल मैं यही करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक हमारा पाकिस्तानी लेजेंड शहनशाह अफरीदी 6 विकेट लेके पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहला बॉलर बन गया है। मैं सर से ये भट्टी साहब से पहले भी एक सवाल कर चुका हूँ कि शहनशाह को खिलाना चाहिए। देखिए, एक अच्छा प्लेयर हमारा बिलाल आसिफ भी है, उसको टीम में लेना चाहिए। अब मैं सर एक बात ये बताना चाहता हूँ, 6-11 खिलाड़ी में से 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जो जिसकी ना बैटिंग है ना बॉलिंग। वहाँ बॉलर क्या करेगा, बैट्समैन क्या करेगा? मोहम्मद खान से पहले बैट्समैन बैटिंग करते नहीं थे, वो जोर लगा वो एक ठीक है। फजल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया, लाहौर से कॉल करे थे। और शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक वो कह रहे हैं कि उनको मजीद खिलाना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस आ रहे हैं काउंटी क्रिकेट में। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पर तबादला ख्याल करेंगे। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जर्नलिस्ट की जब हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करते हैं। भट्टी साहब, जैसे कि आप भी फरमा रहे हैं, और कल से नेशनल T20 कप भी स्टार्ट हो रहा है, और यंगस्टर्स की हम बात करेंगे, 3-4 यंगस्टर्स ऐसे आ जाएं जिनको आगे जाके PSL में या फिर नेशनल टीम में भी मौका मिले, क्योंकि जिम्बाब्वे का दौरा है, पाकिस्तान भी अब बहुत करीब है। तो ये मिसबाह हक साहब ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बोला है कि हम ठीक है यंगस्टर्स को चांस देंगे जिम्बाब्वे के दौरा पाकिस्तान में, लेकिन हम तवाज़ुन बरकरार रखेंगे, उसको डिसबैलेंस नहीं करेंगे टीम को। इसका मतलब यही है कि सही है, सीनियर प्लेयर्स खेलने वाले हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। देखिए तला, उसकी जो बुनियादी वजह है ना कि जिस तरह 3 T20 है, तो ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वनडे की, वो भी अब स्टार्ट हो गई है। और अब जो अगला वर्ल्ड कप होना है 2023 का, देखिए उसमें 6 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी और एक होस्ट टीम होगी। इवन जो डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड, उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान टॉप 6-7 में नहीं रहा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेल सकता है। सही। तो लिहाजा मेरे ख्याल में मिसबाह उल हक खतरा मोल लेंगे नहीं। और इसी तरह आप देखें T20 में पाकिस्तान पहली से अब 4थी पोजीशन पर पहुंच गया। वो वहां भी चाहेंगे कि हम अपनी रैंकिंग को मेंटेन करें। तो मुझे नहीं लग रहा है एक आध कोई चेंज कर दे। अभी जो हमने आखिरी मैच इंग्लैंड में खेला और जीता, एक नया प्लेयर हैदर अली खिलाया था हमने। एक प्लेयर या 2 प्लेयरों को अगर मौका दे दे तो कोई मुजाहिका नहीं है। लेकिन अब देखना है कि नौजवान इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कैसा करते। ऐसा ना हो कि फिर मेन प्लेयर जो है वो अपनी टीमों को जितवाते रहे और नौजवान जो है वो पस मंजर में चले जाए। ठीक है भट्टी साहब, कल मिसबाह उल हक की जैसे बात हो रही है, कल हमने देखा कि मिसबाह उल हक ने 1-on-1 भी मुलाकातें की सिलेक्टर से। कहा जा रहा था कि अभी तक उनकी मुलाकातें नहीं हुई, और बाजमात भी मुलाकातें की, और साथ साथ उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें बावर कराई कि भाई यंगस्टर्स को किस तरह मौका दिलवाना है, किस तरह इस टूर्नामेंट की स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि सिलेक्शन कमेटी इसको वॉच करे। तो आप समझते हैं कि आज़म खान हो गए, शर्जील खान हो गए, जब सरफराज अहमद ये इस टूर्नामेंट में अगर बेहतरीन कारकर्दगी, अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो फिर आगे जिम्बाब्वे की जो टीम पाकिस्तान आ रही है उसमें इनको मौका दिया जा सकता है? देखिए, 2 जो आपने नाम लिए ना जी, शर्जील खान और सरफराज अहमद, इत्तेफाक से दोनों सिंध की टीम में है। सरफराज सिंध की कप्तानी कर रहे हैं, बहुत पसंद भी करते हैं शर्जील खान को। आज उन्होंने बयान भी दिया कि हमारी टीम के की प्लेयर हैं शर्जील खान। तो
अगर ये दोनों इस T20 टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं तो मेरा ख्याल यकीनी तौर पर सिलेक्टर्स जो हैं वो शर्जील खान को तो कंसीडर करेंगे। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि बाबर आजम के साथ ओपनिंग स्लॉट में अभी तक कोई बैट्समैन सेट फखर नहीं हो जमान पा अभी रहा। तो कभी फिलहाल हम कर रहे हैं लेकिन फ्लॉप होते जा रहे हैं। फखर जमान भी फ्लॉप हो रहे हैं ना, परफॉर्म नहीं कर पा रहे जी। तो शर्जील खान बुरा ऑप्शन नहीं है। और रीजन ये भी है कि फिर शर्जील जब नेशनल टीम के साथ था तो T20s में उनकी 137 की स्ट्राइक रेट है जो काफी अच्छा है एज अ T20 इंटरनेशनल। और शर्जील के कॉन्फिडेंस के लिए भी अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ वो कमबैक करे तो उनके लिए अच्छा है कि उनको मोमेंटम मिल जाएगा, उनको रिदम में आने का मौका मिलेगा। और भी कह लें रिजवान जितना भी अच्छा विकेट कीपर है, रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है। रिजवान को जब हिट मारने का टाइम आता है तो हिटें नहीं लगती रिजवान से। तो मेरा ख्याल में सरफराज को एक बार पूरा चांस दे दें, 3 वनडे खिला दें, 3 T20 खिला दें। अगर सरफराज अच्छा है तो उसको कंटिन्यू रखे, रिजवान को टेस्ट मैच में रखे। अगर सरफराज अच्छा नहीं है तो यहाँ सरफराज को खैरबाद कह दे, फिर किसी और पर इन्वेस्टमेंट करे। तो एक बार प्रॉपर चांस दे दें, तीनों वनडे और तीनों T20 खिला दें। लेकिन ये कह चुके हैं कि वो सेकंड कीपर हैं सरफराज उनके लिए। इस पर बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात करें, कहाँ से? वहाज बात कर रहा हूँ कराची से। वहाज बात कर रहे हैं कराची से। वहाज, क्या सवाल करना चाहेंगे भट्टी साहब से आप? मेरा भट्टी साहब से और मोहसिन मेहदी साहब से 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा भट्टी साहब से है कि कराची की क्रिकेट की रौनक जोन क्रिकेट होती थी। 7 जोन में मुख्तलिफ मशहूर क्लब जिससे क्रिकेट खेलते थे। नए सिस्टम में कराची के जोन का टूर्नामेंट नहीं हुआ और अभी अंडर 13 सिंध के ट्रायल्स हुए तो मेरे बच्चों ने भी एक जोन पे जाके ट्रायल्स दिए। तो कराची से टोटल जो मुझे बताया गया 8 लड़के, जो हजारों लड़का खेलता था, जहां वहां सिर्फ 8 लड़के पिक करने थे, बाकी 7 लड़के इंटीरियर सिंध के थे। और दूसरा सवाल मेरा वो ये है कि अभी बड़ी खबरें चल रही हैं कि PSL में की जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं और PSL PCB के मामलात अच्छे नहीं है। तो इसकी वजह क्या पैसों का हेरफेर है या फिर इससे मुतालिक हम बात करेंगे। भट्टी साहब क्या कहेंगे? ज़ाहिर है जोनल क्रिकेट से मुतालिक भी उन्होंने सवाल किया और फिर PSL से मुतालिक भी सवाल किया कि ज़ाहिर फ्रेंचाइजेज आपस में जो है, तो ज़रा PSL ओनर्स से मुतालिक बात कर लेते हैं क्योंकि PSL ग्राउंड में तो खेली जाती है भट्टी साहब, लेकिन आजकल लाहौर हाई कोर्ट में खेली जा रही है। तो किस ओर बैठेगा ये ऊँट? देखिए, कल बुध के दिन मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत है और क्रिकेट बोर्ड को अपना जवाब देना है। जो प्ली लेकर आए थे, बेसिकली जो फाइनेंशियल मॉडल है उस पर एतराज कर रही है फ्रेंचाइज। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने अब एक नया प्रपोजल फ्लोट किया है कि 7 से 10 अक्टूबर के दरमियान वो कहते हैं कि हमारे साथ फ्रेंचाइज बैठ जाएं तो हम इस फाइनेंशियल मॉडल को डिस्कस भी करते हैं और इसको दोबारा इस पर नजरसानी करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं और मेरी बात आप ये आज नोट कर लीजिएगा कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा। ना क्रिकेट बोर्ड इस चीज को चाहेगा कि इन फ्रेंचाइज को लूज कर जाए, ना फ्रेंचाइज चाहेंगी कि वो क्रिकेट बोर्ड के साथ अलग हो जाए। बल्कि पिछली जो हेयरिंग थी उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वकील थे तफजुल रिजवी, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 4-4, 5-5 लोग एक फ्रेंचाइज खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये फाइनेंशियल मॉडल पसंद नहीं है तो आप छोड़ दें, हम किसी और को दे देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। साबिक कप्तान दुबई गए, मुलाकातें करके आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 नई टीमें शायद कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से कोई मामला गड़बड़ होते हैं तो 3 नई टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में आ सकती हैं। देखिए, वसीम अकरम के बारे में मेरे एक दुबई के दोस्त का फोन आया था कि वो 2 दिन पहले तक मौजूद थे दुबई में। हो सकता है वसीम अकरम क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ पे करो। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग ऐसी प्रोडक्ट है और ऐसी सेलेबल प्रोडक्ट है कि लोग हाथों हाथ उसको ले लेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई फ्रेंचाइज इसको छोड़ेगी PSL को। और मेरा ख्याल में तो वक्ती तौर पर उन्होंने जिस आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा ब्रांड है तो इसको बचाने के लिए PCB को तो चाहिए कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही कर ले। जैसा कि आप कह रहे हैं कि खबरें आ रही हैं, बहुत से लोग हैं ख्वाहिशमंद के कोर्ट के बाहर मामला हल हो जाए। मेरा ख्याल 10 तारीख तक एक मीटिंग होने जा रही है
उस मीटिंग में थोड़ा बहुत ले दो की बुनियाद पर मामला तय पा जाएंगे। लेकिन वहाज साहब ने जो तला ये कराची क्रिकेट के बारे में सवाल किया है ना, जी जी बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड सवाल है। मेरे ख्याल में आप लोग अगर किसी दिन इसी मौजू को लेके एक प्रोग्राम करें तो ये देखिए बहुत एक डिटेल टॉपिक है जिसमें थोड़े वक्त में ये बात हो नहीं सकती। देखिए इसका एक रीजन जो बता रहे हैं कि ज्यादा लड़के नहीं है, तो कराची के ग्राउंड जो है वो खत्म हो गए। और रिसेंट डेज में आप देखें बच्चे घरों में सेल फोनों पर लगे हुए, कोई वीडियो गेम्स खेल रहा है, कोई प्ले स्टेशन खेल रहा है, कोई लैपटॉप से खेल रहा है, कोई टीवी पर कुछ कार्टून देख रहा है या प्रोग्राम देख रहा है, अपनी पसंद की मूवीज देख रहा है। तो बच्चे अब ग्राउंड में जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज कराची क्रिकेट में उस मयार के हमारे पास ऑर्गेनाइजर्स भी नहीं थे जो खुद भूखे रहते थे और लड़कों को कहते थे कि ये पैसे आपने आप फलां ग्राउंड में जाके मैच खेले। मुझे याद है अच्छे भाई मरूम बड़े जबरदस्त एक ऑर्गेनाइजर थे, सादत अली भाईजान थे, मेहदी हसन साहब वाटर बोर्ड में भी इंजीनियर थे, मेहदी मामू वो बड़े जबरदस्त ऑर्गेनाइजर थे। और इसके अलावा भी भट्टी साहब ऑर्गेनाइजर्स की हम बात कर रहे हैं, कल हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नदीम खान साहब वहाँ मौजूद थे, जुनैद जिया साहब वहाँ मौजूद थे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे हमने सुना है कि उन्होंने दौरे भी की थी ग्राउंड्स के, तो ये लोग कुछ कर पाएंगे, जुनैद जिया साहब कुछ कर पाएंगे ग्रास रूट लेवल पर कराची में? मोहसिन हमारे और आपके जो दोस्त हैं शुएब जट, जी जी, उन्होंने ये सवाल पूछा था उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो जुनैद जिया ने जो उसका जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो आप मुझे फ्यूचर में भी क्रिकेट बोर्ड में देखेंगे। अगर मैं डिलीवर ना कर सका तो जाहिर है फिर मुझे क्रिकेट बोर्ड में खुद हाफिज कह देगा या मैं खुद छोड़ जाऊंगा। तो मेरे ख्याल में ये तो परफॉर्मेंस पर है कि ये किस तरह डिलीवर करते हैं, लेकिन चैलेंजेस इनके लिए बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया, कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम का अख्ताम हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। और इंशाल्लाह नाज़रीन कल एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।